हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास प्रतिज्ञा का भाग 10। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। पूर्णा प्रातःकाल और दिनों से आध घंटा पहले उठी। उसने दबे पांव सुमित्रा के कमरे में कदम रखा। वह देखना चाहती थी सुमित्रा सोती है या जागती। शायद वह उसकी सूरत देखकर निश्चय करना चाहती थी कि उसे रात की घटना की कुछ खबर है अथवा नहीं। सुमित्रा चारपाई पर पड़ी कुछ सोच रही थी। पूर्णा को देखकर वह मुस्कुरा पड़ी। मुस्कुराने की क्या बात थी यह तो वह जाने, पर पूर्णा का कलेजा सन्न से हो गया। चेहरे का रंग उतर गया। भगवान, कहीं इसने देख तो नहीं लिया। सुमित्रा ने उठकर उलझे केशों को संभालते हुए कहा, आज इतने सवेरे कैसे जाग गई बहन? प्रश्न बिल्कुल साधारण था, किंतु पूर्णा को ऐसा जान पड़ा कि यह उस मुख्य विषय की भूमिका है। इतने सवेरे जाग जाना ऐसा लांछन था जिसे स्वीकार करने में किसी भयंकर बाधा की शंका हुई। बोली, क्या बहुत सवेरा है? रोजी की तो बेला है। सुमित्रा बोली, नहीं बहन, आज बहुत सवेरा है। तुम्हें रात को नींद नहीं आई क्या? आंखें लाल हो रही हैं। पूर्णा का कलेजा धक धक करने लगा। यह दूसरा और पहले से भी बड़ा लांछन था। इसे वह कैसे स्वीकार कर सकती थी? बोली, नहीं बहन, तुम्हें भ्रम हो रहा है। रात बहुत सोई, एक ही नींद में भोर हो गया। बहुत सो जाने से भी आंखें लाल हो जाती हैं। सुमित्रा ने हंसकर कहा, होती होंगी, मुझे नहीं मालूम था। पूर्णा ने जोर देकर कहा, वाह, इतनी सी बात तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हें अलबत्ता नींद नहीं आई। क्या सारी रात जागती रही? सुमित्रा बोली, मेरी बला जागे, जिसे 1000 बार गरज होगी आएगा। यहाँ ऐसी क्या पड़ी है? वह राजी ही रहते थे तो कौन सा स्वर्ग मिल जाता था। तब तो और भी जलाते थे। यहाँ तो भाग्य में रोने के सिवाय और कुछ लिखा ही नहीं। पूर्णा बोली, तुम तो व्यर्थ का मान किए बैठी हो बहन, एक बार चली क्यों नहीं जाती? सुमित्रा के जी में आया कि रात की कथा कह सुनाए, पर संकोच ने जबान बंद कर दी। बोली, यह तो ना होगा बहन, चाहे सारा जीवन इसी तरह कट जाए। मेरा कोई अपराध हो तो मैं जाकर मनाऊं, अन्याय वह करे, मनाने मैं जाऊं, ये नहीं हो सकता। यह कहते कहते उसे रात का अपमान याद आ गया। वह घंटों द्वार पर खड़ी थी। वह जागते थे, अवश्य जागते थे, फिर भी किवाड़ ना खोले। त्योरियां चढ़ाकर बोली, फिर क्यों मनाने जाऊं? मैं किसी का कुछ नहीं जानती। चाहे 1 खर्च किया, चाहे 100, मेरे बाप ने दिए और अब भी देते जाते हैं। इनके घर में पड़ी हूं, इतना गुनाह अलबत्ता किया है। आखिर पुरुष अपनी स्त्री पर क्यों इतना रौब जमाता है? बहन, कुछ तुम्हारी समझ में आता है? पूर्णा ने रहस्यमय भाव से मुस्कुराकर कहा, क्या यह आज की नई बात है? पुरुष ने सदैव स्त्री की रक्षा की है, फिर रौब क्यों ना जमाए? सुमित्रा बोली, रक्षा की है तो अपने स्वार्थ से, कुछ इसलिए नहीं कि स्त्रियों के प्रति उनके भाव बड़े उदार हैं। अपनी जायदाद के लिए संतान की जरूरत ना होती तो कोई स्त्री की बात भी ना पूछता। जो स्त्रियां बांझ रह जाती हैं, उनकी कितनी दुर्दशा होती है, रोज ही देखती हो। हाँ, लंपटों की बात छोड़ो जो वेश्याओं पर प्राण देते हैं। पूर्णा बोली, मैं तो ऐसी कई औरतों को जानती हूँ जो पुरुषों पर ही रौब जमाती हैं, है ना? सुमित्रा बोली, वह निकम्मे पुरुष होंगे। पूर्णा बोली, नहीं बहन, वह निकम्मे नहीं, 100 कमाऊं से कमाऊं, 1 नहीं 10-5 तो अपने मोहल्ले में ही गिनवा दूं, और बाहर कहाँ जाऊं। मेरे ही मामा थे जो मामी जी की आज्ञा के बिना द्वार से टलते न थे। यहाँ तक कि एक बार कचहरी का सम्मन आया तो अंदर जाकर पूछने लगे, अरे सुनती हो, कचहरी का सम्मन आया है, जाएं कि ना जाएं? सुमित्रा बोली, अगर तुम्हारी मामी मना कर देती तो क्या न जाते? पूर्णा बोली, मैं तो समझती हूँ न जाते, चपरासी जबरदस्ती पकड़ ले जाता। सुमित्रा बोली, तो तुम्हारी मामी धनी घर की बेटी होंगी ना? पूर्णा बोली, कैसा धनी घर?
मोल लाई गई थी। मामा जी की पहली स्त्री मर गई तो ये उन्हें मोल लाए थे। सुमित्रा बोली, क्या कहती हो बहन, कहीं औरतें बिकती भी हैं? पूर्णा बोली, औरतें और मर्द दोनों बिकते हैं। लड़की का बाप कुछ लेकर लड़की ब्याहे और लड़के का बाप कुछ लेकर लड़का ब्याहे, यह बेचना नहीं तो और क्या है। मगर लड़के वालों के लिए लेना कोई नई बात नहीं है। लड़की का बाप यदि कुछ लेकर लड़की दे तो निंदा की बात ही है, इसकी प्रथा नहीं है। सुमित्रा बोली, मजा तो तभी आए जब लड़की वाले भी लड़कियों का दहेज लेने लगे। बिना भरपूर दहेज लिए विवाह ही ना करें, तब पुरुषों के होश ठिकाने हो जाएं। मेरा तो अगर बाबूजी विवाह ना करते तो मुझे कभी इसका ख्याल भी ना आता। मेरी समझ में यही बात नहीं आती कि लड़की वालों को ही लड़की ब्याहने की इतनी गरज क्यों होती है। पूर्णा बोली, तुम बहन बच्चों की सी बातें क्यों करती हो। लड़कियों के विवाह में साल 2 साल का विलंब हो जाता है तो चारों ओर हंसी होने लगती है। लड़कों का विवाह कभी ना हो तो भी कोई नहीं हंसता। लोक रीति भी कोई चीज है। सुमित्रा बोली, अंग्रेजों में बहुत सी औरतें कुंवारी रह जाती हैं तो क्या होता है, क्या वे भ्रष्ट होती हैं? पूर्णा बोली, किसी के दिल का हाल कोई क्या जानता है बहन। औरत अबला होती है, एक रक्षक के बिना उसका जीवन सुख शांति से नहीं कट सकता। सुमित्रा बोली, तो फिर यह मिसें कुंवारी कैसे रह जाती हैं? पूर्णा बोली, इसलिए कि वह जीवन को विलास पूर्वक काटना चाहती हैं, यह संतान के लालन पालन का कष्ट नहीं उठाना चाहती, या किसी से दबकर न रहना चाहती होंगी। सुमित्रा बोली, अच्छा, तुम्हारे मामा जी स्त्री से क्यों दबते थे? बड़े दुबले पतले मरियल से आदमी थे क्या? और तुम्हारी मामी जी भारी भरकम स्त्री थी? पूर्णा बोली, अरे नहीं बहन, मामी जी तो ऐसी दुबली पतली थी कि फूंक दो तो उड़ जाए, और मामा जी तो पूरे भीम थे, पक्की सवा शेर तो उनकी खुराक थी, मगर मामी की आंखों के इशारे पर चलते थे। क्या मजाल कि अपनी मर्जी से एक कौड़ी भी खर्च करें। दिन भर के बाद भी जजमानी से लौटते तो खाना घर पर ही खाते। सुमित्रा बोली, तो वह निर्बुद्धि होंगे। पूर्णा बोली, तो बस उसी तरह पुरुष भी उन्हीं स्त्रियों पर रौब जमा लेते हैं जो निर्बुद्धि होती हैं। चतुर स्त्री पर पुरुष रौब नहीं जमा सकते, न चतुर पुरुष पर स्त्री ही रौब जमा सकती है। दो में जिसकी बुद्धि तीव्र होगी उसकी चलेगी। सुमित्रा बोली, मैं तो मूर्खों को भी स्त्रियों को डांटते डपटते देखती हूँ। पूर्णा बोली, यह तो संसार की प्रथा ही है बहन। मर्द स्त्री से बल में, बुद्धि में, पौरुष में अक्सर बढ़कर होता है, इसलिए उसकी हुकूमत चलती है। जहाँ पुरुष के बदले स्त्री में यह गुण है, वहाँ स्त्रियों की ही चलती है। मर्द कमा कर खिलाता है, क्यों रौब जमाने से भी जाए। सुमित्रा बोली, बस बस, तुमने लाख रुपए की बात कह दी। यही मैं भी समझती हूँ, बेचारी औरत कमा नहीं सकती इसलिए उसकी यह दुर्गति है। लेकिन मैं कहती हूँ, अगर मर्द अपने परिवार भर को खिला सकता है तो स्त्री अपनी कमाई से अपना पेट भी नहीं भर सकती क्या? पूर्णा बोली, लेकिन प्रश्न तो रक्षा का है, उसकी रक्षा कौन करेगा? सुमित्रा बोली, कैसी रक्षा? क्या उन्हें कोई खा जाएगा, लूट लेगा? पूर्णा बोली, लंपटों के मारे उनका रहना कठिन हो जाएगा बहन। सुमित्रा बोली, जब ऐसी कई स्त्रियां मिलकर रहेंगी तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हर एक स्त्री अपने पास तेज छुरा रखे, अगर कोई पुरुष उन्हें छेड़े तो जान पर खेल जाए, छुरी भोंक दे। ऐसी 10-20 घटनाएं हो जाएंगी तो मर्दों की नानी मर जाएगी, फिर कोई स्त्री की ओर आंख भी ना उठा सकेगा। पूर्णा ने गंभीर भाव से कहा, समय आएगा तो वह भी हो जाएगा बहन, अभी तो स्त्री की रक्षा मर्द ही करता है। सुमित्रा बोली, हम ही ने मर्दों की खुशामद करके उन्हें सिर चढ़ा दिया है। पूर्णा बोली, ये सारी बातें तभी तक हैं जब तक पतिदेव रूठे हुए हैं, अभी आकर गले लगा लें तो तुम पैर चूमने लगोगी। सुमित्रा बोली, कौन, मैं? मैंने हमेशा फटकार बतलाई है, तभी तो मुझसे लाला की कोर दबती है। वह एक एक कौड़ी दांत से पकड़ते हैं और मुझसे जो कुछ खर्च करते बनता है करती हूँ, उनसे मांगती नहीं। इस पर और भी जलते हैं। आज ही गंगा स्नान करने जाऊंगी,
यह मानी हुई बात है कि घर की बग्घी ना मिलेगी, वह मेरे लिए खाली नहीं रहती। किराए की बग्घी पर जाऊंगी, 4 रुपए से कम ना खर्च होंगे। देखना कैसे जामे से बाहर होते हैं। इतने में कहार ने आकर कहा, बहू जी, बाबूजी ने रेशमी अचकन मांगी है। सुमित्रा ने तिनक कर कहा, जाकर कह दे जहां रखी हो ढूंढ कर ले जाएं। यहाँ कोई उनकी लौंडी नहीं है, बाहर बैठे बैठे नवाबों की तरह हुक्म जमाने चले हैं। कहार ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार निकाल के दे दें, ना ही हमार कुंदी होए लगी, चमड़ी उधेड़ ले हैं। सुमित्रा बोली, तेरी तकदीर में लात खाना लिखा है, जाकर तू लात खा। तू तो मर्द है, क्या तुझे भी और कहीं काम नहीं मिलता? कहार चला गया तो पूर्णा ने कहा, बहन क्यों रार बढ़ाती हो, लाओ मुझे कुंजी दे दो, मैं निकाल कर दे दूं। उनका क्रोध जानती हो ना। सुमित्रा बोली, यहाँ किसी की धौंस सुनने वाली नहीं हूं। 100 दफे गरज हो आकर अपनी अचकन ले जाएं, मुझे कोई तनख्वाह नहीं देते। कहार ने लौट कर कहा, सरकार कहते हैं कि अचकन लोहे वाली संदूक में धरी है। सुमित्रा बोली, तूने कहा नहीं कि जाकर निकाल लाओ, क्या इतना कहते जीभ गिरी जाती थी? कहार बोला, ई तो हम नहीं कहा सरकार, आप दोनों परानी छिन भर मां इक्के होई हैं, बीच में हमारा कुटुम्बस होई जाई। सुमित्रा बोली, अच्छा तो यहाँ से भाग जा, नहीं पहले मैं ही पीटूंगी। कहार मुंह लगा था, बोला, सरकार का जितना मारे का होए मार लें, मुदा बाबूजी से ना पिटावे। अस घूसा मारत है सरकार की कोस भर ले धमाका सुनात है। सुमित्रा को हंसी आ गई, हंसती हुई बोली, तू भी तो इसी तरह अपनी मेहरिया को पीटता है, यह उसी का दंड है। कहार बोला, अरे सरकार, जो ई होत तो का पूछेगा रहा, मेहरिया अस गुनन की पूरी मिली है कि बात पीछू करत है, झाड़ू पहले चलावत है। जो सरकार सुन भर पावे कि कौनो दूसरी मेहरिया से हंसत रहा तो खड़े लील जाए, सरकार खड़े लील जाए, थर थर कांपित है, बहूजी से तो और इतना नहीं डराइत है। सुमित्रा बोली, तो तू जन्म का लतखोर है, भाग जा, कह दे अपनी अचकन ले जाएं, क्या पैर में मेहंदी लगी है, यह जरूर कहना। कहार बोला, जाइत है सरकार, आज भले का मुंह नहीं देखा जान परत है। कहार चला गया तो पूर्णा ने कहा, सखी तुम छेड़ छेड़ लड़ती हो, मैं तो यहाँ से भागी जाती हूँ। सुमित्रा ने उसका आंचल पकड़ लिया, कहा, भागती कहाँ हो, जरा तमाशा देखो, क्या शेर हैं जो खा जाएंगे। पूर्णा बोली, क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है बहन, कहीं कोई कुवचन कह बैठे तो। सुमित्रा बोली, कुवचन कह बैठेंगे तो कुवचन सुनेंगे। पूर्णा बोली, और जो हाथ चला दिया। सुमित्रा बोली, हाथ क्या चला देंगे, कोई हंसी है, फिर सूरत ना देखूंगी। कमला प्रसाद के खड़ाओं की आहट सुनाई दी। पूर्णा का कलेजा धक धक करने लगा और सुमित्रा भी एक क्षण के लिए सिटपिटा सी गई, पर शीघ्र ही वह संभल बैठी और इस भांति सतर्क हो गई जैसे कोई फिकैत वादी की चोट रोकता है। कमला प्रसाद ने कमरे में कदम रखते ही कठोर स्वर में कहा, बैठी गप्पे लड़ा रही हो, जरा सी अचकन मांग भेजी तो उठते ना बना। बाप से कहा होता किसी करोड़पति सेठ के घर ब्याहते, यहाँ का हाल तो जानते थे। सुमित्रा ने तड़प कर कहा, बाप दादे का नाम ना लेना, कह देती हूँ। वह चारपाई पर कुंजी पड़ी है और वह सामने संदूक है, अचकन लो और बाहर जाओ। यहाँ कोई तुम्हारी लौंडी नहीं है, जब अपनी कमाई खिलाना तब डांट लेना। बाप यह नहीं जानते थे कि यह ठाट बाट बाहर ही बाहर है। कमला प्रसाद बोला, तुम तो बड़ी समझदार थी, तुम ही ने पता लगा लिया होता। सुमित्रा बोली, झगड़ा करना चाहते हो या अचकन लेकर बाहर जाना चाहते हो? कमला प्रसाद बोला, नहीं, झगड़ा करना चाहता हूँ। सुमित्रा बोली, अच्छी बात है, वैसा सुनोगे। कमला प्रसाद बोला, मेरी अचकन निकालती हो या नहीं? सुमित्रा बोली, अगर भलमनसी से कहते हो तो हाँ, रोब से कहते हो तो नहीं। कमला प्रसाद बोला, मैं तो रोब से ही कहता हूँ। सुमित्रा बोली, तो निकाल लो। कमला प्रसाद बोला, तुम्हें निकालना पड़ेगा। सुमित्रा ने जवाब दिया, मैं नहीं निकालती। कमला प्रसाद बोला, अनर्थ हो जाएगा सुमित्रा, अनर्थ हो जाएगा, कह देता हूँ। सुमित्रा बोली, जो कुछ जी में आए कर लेना, बाल बराबर परवाह नहीं है।
कमला प्रसाद बोला, तुम अपने घर चली जाओ। सुमित्रा बोली, मेरा घर यही है, यहाँ से और कहीं नहीं जा सकती। कमला प्रसाद बोला, लखपति बाप का घर तो है। सुमित्रा ने जवाब दिया, बाप का घर तब था जब था, अब यही घर है। मैं अदालत से लड़कर 500 रुपया महीना ले लूंगी लाला, इस फेर में ना रहना। पैर की जूती नहीं हूं कि नई थी तो पहना, पुरानी हो गई तो निकाल फेंका। ऐसा तुर्की बतुर्की जवाब आज तक कमला प्रसाद ने कभी ना पाया था। उसके तरकश में पैने से पैने जो तीर थे वे सब उसने आज छोड़ दिए। घर से निकल जाने की धमकी दी, पर सुमित्रा पर कुछ भी असर ना हुआ। अब वह क्या करे? पुरुष पर स्त्री का कितना नाम मात्र का अधिकार है, यह आज उसे मालूम हुआ। वह सुमित्रा को मार नहीं सकता, घर से निकाल नहीं सकता, अधिक से अधिक यही कर सकता है कि उसकी सूरत ना देखे, और इसकी सुमित्रा को कोई चिंता नहीं जान पड़ती थी। अब विवश होकर उसे दुहाई देना पड़ा। निर्बलों का तो यही अस्त्र है। पूर्णा से बोला, देखती हो पूर्णा इनकी बातें, मैं जितना ही तरह देता हूँ उतना ही यह शेर हुई जाती हैं। पूर्णा बोली, आप समझदार होकर जब कुछ नहीं समझते तो उन्हें क्या कहूँ? सुमित्रा ने ऐंठ कर कहा, बहन मुंह देखे की सनद नहीं, काहे कि यह बड़े समझदार बन गए और मैं बेसमझ हो गई। इसी मूछ से जो आदमी मुझ जैसी भोली भाली स्त्री को आज तक अपनी मुट्ठी में ना कर सका, वह समझदार नहीं, मूर्ख भी नहीं, बैल है। आखिर मैं क्यों इनकी धौंस सहूं? जो 10 बातें प्यार की करे उसकी एक धौंस भी सह ली जाती। जिसकी तलवार सदा म्यान से बाहर रहती हो उसकी कोई कहाँ तक सहे? कमला प्रसाद बोले, कह देता हूँ सुमित्रा, रो रो कर दिन काटोगी। सुमित्रा बोली, मेरी बला रोए। हाँ तुम रोओगे। कमला प्रसाद बोला, मैं अपनी 100 शादियां कर सकता हूँ। सुमित्रा तिलमिला उठी। इस चोट का वह इतना ही कठोर उत्तर ना दे सकती थी। वह यह कह ना सकती थी कि मैं भी 1000 शादियां कर सकती हूँ। तिरस्कार से भरे हुए स्वर में बोली, जो पुरुष एक को ना रख सका वह 100 को क्या रखेगा? हाँ चकला बसाए तो दूसरी बात है। कमला प्रसाद परास्त हो गया। जिसकी नाक पर मक्खी ना बैठने पाती थी उसे एक अबला ने परास्त कर दिया। कोई शब्द उसके मुंह से ना निकला। रक्तमय आंखों से एक बार सुमित्रा की ओर देखकर उल्टे पांव चला गया। 2-3 मिनट तक दोनों महिलाएं मौन रही। दोनों ही अपने अपने ढंग पर इस संग्राम की विवेचना कर रही थी। सुमित्रा विजय गर्व से फूली हुई थी। उसकी आत्मा उसका लेश मात्र भी तिरस्कार नहीं कर रही थी। उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था, किंतु पूर्णा के विचार में सारा दोष सुमित्रा के ही सिर था। जरा उठकर अचकन निकाल देती तो इस ठाई ठाई की नौबत ही क्यों आती? औरत को मर्द के मुंह लगना शोभा नहीं देता। न जाने इनके मुंह से ऐसे कठोर शब्द कैसे निकले। पत्थर का कलेजा है। बेचारे कमला प्रसाद बाबू तो जैसे ठगे रह गए। ऐसी औरत की अगर मर्द बात ना पूछे तो गिला कैसा? सहसा सुमित्रा बोली, बहुत ताव दिखाकर गए हैं, मेरा क्या कर लेंगे? अब सीधे हो जाएंगे, देख लेना। ऐसे मर्दों की यही दवा है। तुम्हारा मैंने बड़ा लिहाज किया, नहीं तो ऐसा ऐसा सुनाती कि कान के कीड़े मर जाते। पूर्णा बोली, सुनाने में तो तुमने कोई बात उठा नहीं रखी बहन। दूसरा मर्द होता तो जाने क्या करता। सुमित्रा बोली, जो कहेगा वह सुनेगा ही, 1000 बार सुनेगा। दबे वह जो किसी का दिया खाती हो। मैं तो अपने बाप से कभी नहीं दबी, इनको मैं क्या जानती हूँ। 100 शादियां करने की बात कहते हुए भी जिन्हें लज्जा ना आए वह भी कोई आदमी है? पूर्णा बोली, बहन और दिनों की तो मैं नहीं चलाती, पर आज तुम्हारी ही हठधर्मी थी। सुमित्रा बोली, अच्छा जले पर नमक न छिड़को, सखी जिसके ऊपर पड़ती है वही जानता है। पूर्णा बोली, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही बहन, मुझ पर नाहक बिगड़ती हो। सुमित्रा बोली, सारा दोष मेरे सिर मढ़ रही हो, और क्या लाठियों से मारोगी? औरत निर्बल होती है, उसे उपदेश देने वाले बहुत होते हैं, मर्दों को कोई नहीं समझाता। इतनी देर बैठी सुनती रही,
एक बार भी तुम्हारे मुंह से ना निकला कि बाबूजी यह कैसी बातें कर रहे हो। तुम खुश हो रही होगी कि अच्छा हो रहा है जो इसकी दुर्गति हो रही है। पूर्णा को यह अंतिम वाक्य बाण के समान लगा। वह हक्की बक्की होकर सुमित्रा का मुंह ताकने लगी। यद्यपि वह सदैव सुमित्रा की ठकुर सुहाती किया करती थी, फिर भी वह यह जानती थी कि जिस दिन कमला प्रसाद साड़ियां लाए थे उसी दिन से सुमित्रा उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगी है। किंतु उस अवसर पर पूर्णा ने कमला प्रसाद का उपहार वापस करके अपनी समझ में संदेह को मिटा देने का सफल प्रयत्न किया था। फिर आज सुमित्रा अकारण ही क्यों उस पर यूं निर्दय प्रहार कर रही है। उसे फिर भ्रम हुआ कि कहीं सुमित्रा ने रात की बात जान तो नहीं ली। वह भीख और आहत होकर दबी जबान से बोली, बहन, तुम्हारे मन में जो बात हो वह साफ साफ कह दो। मुझ अनाथ को जलाकर क्या पाओगी। अगर मेरा यहाँ रहना तुम्हें बुरा लगता है तो मैं आज ही मुंह में कालिख लगाकर यहाँ से चली जाऊंगी। संसार में लाखों विधवाएं पड़ी हैं, क्या सभी के रक्षक बैठे हैं। किसी भांति उनके दिन भी कटते ही हैं, मेरे भी उसी भांति कट जाएंगे। और फिर कहीं आश्रय नहीं है तो गंगा तो कहीं नहीं गई है। सुमित्रा ने फिर भी पूर्णा के आहत हृदय पर फाहा रखने की चेष्टा नहीं की और भी नाक से कोड़कर बोली, मुझे तुम्हारा रहना क्यों बुरा लगेगा बहन। क्या मेरी छाती पर बैठी हो। न मेरा घर, न मेरा द्वार, न मैं लेने में न मैं देने में, मैं क्यों बुरा मानने लगी। मैं ही क्यों ना डूब मरूं कि सारा घर शांत हो जाए। विष की गांठ तो मैं हूँ, सारे घर का तो मेरे मारे नाक में दम है, मैं ही सबकी आंखों में खटकती हूँ। पूर्णा ने ये बातें मानो सुनी ही नहीं। बहुएं पति से रूठकर प्रायः ऐसी विरागपूर्ण बातें किया ही करती हैं, यह कोई नई बात नहीं थी। वह अपने को सुनाकर बोली, मैं जानती थी कि अपने झोंपड़े से पांव बाहर निकालना मेरे लिए बुरा होगा। जानबूझकर मैंने अपने पांव में कुल्हाड़ी मारी। मैं कमला प्रसाद बाबू की बातों में आ गई, इतनी जग हंसाई और भाग में लिखी थी। सुमित्रा ने तीव्र स्वर में कहा, तो उन बाबू साहब ने तुम्हें कुछ नहीं कहा। उसने अपना वाक्य समाप्त तो कर दिया, पर मुख की चेष्टा से ज्ञात होता था कि वह और कुछ कहना चाहती है, लेकिन किसी कारणवश नहीं कह रही है। पूर्णा ने द्वार की ओर जाते हुए रूखे स्वर में कहा, मेरे लिए जैसे कमला प्रसाद बाबू वैसी तुम। सुमित्रा बोली, तो जाती कहाँ हो, जरा बैठो तो। पूर्णा बोली, नहीं बहन, बैठने का प्रसाद पा गई, अब जाने दो। पूर्णा इधर अपने कमरे में आकर रोने लगी। उधर सुमित्रा ने हारमोनियम पर गाना शुरू किया। ऊधो स्वार्थ का संसार, यह गाना था। यह पूर्णा पर विजय पाने का आह्लाद। पूर्णा को तो यह विजय गान सा प्रतीत हुआ। एक एक स्वर उसके हृदय पर एक एक शर के समान चोट कर रहा था। क्या अब इस घर में उसका निर्वाह हो सकता है। असंभव। न जाने वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब वह इस घर में आई। अपने उस झोंपड़े में रहकर सिलाई करके या चक्की पीसकर क्या वह जीवन व्यतीत न कर सकती थी। बेचारी बिल्लो अंत समय तक उसे समझाती रही, पर भाग्य में तो धक्के खाने लिखे थे, उसकी बात कैसे मानती। अब पूर्णा का हृदय एक बार कमला प्रसाद से बातें करने के लिए व्याकुल हो उठा। वह उनके सामने स्पष्ट कह देना चाहती थी कि वह इस घर में नहीं रह सकती, उनके सिवाय और किससे कहे। लाला बद्री प्रसाद हंसकर टाल दें, अम्मा समझेंगी कि यह मेरी बहू की बराबरी कर रही है। अभी से ही चले जाने में कुशल है, कहीं कोई दूसरा उपद्रव उठ खड़ा हो तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी न रहूं। सुमित्रा चाहे जो लांछन लगा दे, दुनिया उसी की बात मानेगी। पूर्णा रात ही से एकांत में रात के समय कमला प्रसाद के पास जाने पर पछता रही थी। उन भले आदमी को भी उस समय चुहल करने की सूझ गई, मगर वह साड़ी मुझ पर खूब खिल रही थी। मुझे वहां जाना ही ना चाहिए था, पर एक बार और उनसे मिलना होगा। मैं द्वार पर खड़ी रहूंगी, मुझे कमरे में जाने की जरूरत ही क्या है।
खड़े खड़े कह दूंगी, बाबूजी अब मुझे आप जाने दीजिए, और कहीं जगह नहीं है तो बाबू अमृत राय का विधवाश्रम तो है, 10-5 विधवाएं वहां रहती भी तो हैं, मैं भी वहीं चली जाऊंगी तो क्या हर्ज है। वह समझाएंगे तो बहुत, सुमित्रा को डांटने पर भी तैयार हो जाएंगे, पर इस डांट डपट से और भी झमेला बढ़ेगा, तरह तरह के संदेह लोगों के मन में पैदा होंगे। अभी कम से कम लोगों को मुझ पर दया आती है, फिर तो कोई बात भी ना पूछेगा। विधवा को उल्टा बनते कितनी देर लगती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।